हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरबी सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आंसर क्या है और उस आंसर की को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले का जो ये सेकंड शिफ्ट मतलब फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इससे पहले जो फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट को पेपर है वो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर डिस्कस करा चुका हूँ, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे। ठीक है, इसमें हम ये नहीं कि सारा क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे। आपको जो पैटर्न मैंने कराया शिफ्ट फर्स्ट में वो सेम क्वेश्चन अगर आया तो मैं नहीं कराऊंगा, और अलग अलग क्वेश्चन आएंगे जो लेंदी क्वेश्चन होंगे तो उसको मैं कराता चलूँगा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 78 का संबंध 97 से है तो और 117 का संबंध 136 से है, तो उसी प्रकार 148 का संबंध किससे होगा मुझे निकालना है। ठीक है भाई, तो ये 78 से आप देख रहे हैं कि 78 में प्लस 19 करते हैं तो 97 आ जा रहा है, 117 में प्लस 19 करते हैं तो 136 आ जा रहा है। उसी प्रकार 148 में अगर हम प्लस 19 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 167। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, ये एग्जाम में नहीं था। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ABCDEF एक वर्गाकार मेरे के चारों ओर बैठे हुए हैं। इसमें कुछ लोग कोने पे बैठे हैं, चार लोग जो है वो साइड्स के बीच में बैठे हुए हैं। तो आपको इसमें अरेंज करना है। बोल रहा है कि B के बाईं ओर से गिरने पर B और F के बीच केवल 3 व्यक्ति है। मैं मान लेता हूँ कि B यहाँ बैठा हुआ है, तो B के बाईं ओर से गिरने पर B और F के बीच केवल 3 व्यक्ति है। तो बाईं तरफ होगा अगर अंदर की तरफ सब बैठा हुआ है ना, सब अंदर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ। तो बोला है कि B के बाईं ओर से गिरने पर B और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 व्यक्ति। तो B यहाँ पे F आ जाएगा। आगे यहाँ पे बोला है, सॉरी यहाँ पे B के बाईं ओर से गिरने पर B और F के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। D F के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। D जो है F के, तो F के दाएं में इधर होगा, तो D जो है F के दाएं में ठीक पड़ोस में बैठा है। D के बाईं ओर से गिरने पर D और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। D के बाईं ओर से गिरने पर, तो D के बाईं ओर किधर होगा, इधर। तो D के बाईं ओर से गिरने पे D और E के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे E आ जाएगा। बोल रहा है कि E किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, मतलब E किसी कोने पर नहीं थी, सही है। बोला है G के बाईं ओर से गिरने पर G और H के बीच केवल 2 व्यक्ति है। G के बाईं ओर से गिरने पर G और H के बीच केवल 2 व्यक्ति है। मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। और A G के ठीक दाईं ओर बैठा है। A जो है वो G के ठीक दाईं ओर, मतलब A यहाँ पर रहेगा G के बगल में। ठीक है, और मैं इसको अरेंज करूँगा अभी मैं इसे लिख रहा हूँ रफ में। और बोला है कि G E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो G E का निकटतम पड़ोसी, मतलब यहाँ पर G नहीं हो सकता है ना, तो कहाँ पर मैं रख सकता हूँ G को। बोला G और H के बीच 2 व्यक्ति है। G के बाईं ओर से G यहाँ रखता हूँ तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे H आ जाएगा। अब बोला G A के मतलब सॉरी A G के ठीक दाईं ओर से, A G के ठीक दाईं ओर हो गया। तो बोला अब बाकी कौन बचा, बाकी C बचा, तो C यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि G यहाँ पे नहीं आएगा। बोला C के दाईं ओर से गिरने पर C और F के बीच कितने व्यक्ति है, तो C के दाईं ओर से C यहाँ पे है और C के दाईं ओर इस तरफ होगा, तो C और F के बीच कितने व्यक्ति है, F यहाँ पे और C यहाँ पे, तो बीच में कौन है, H है, तो सिर्फ एक व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है भाई, ये एक क्वेश्चन दे रखी है, इसको ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में ले चुका हूँ तो इसको नहीं कराऊंगा। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इसको सेम वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इससे पहले वाले वीडियो में, तो इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कि P और R मध्यानुपाती, P और R का मध्यानुपाती क्या होता है। जब हम मीन प्रोपोर्शनल, अगर मैं पूछूं कि A और B 2 संख्या है उसका मीन प्रोपोर्शनल क्या है ना। मीन प्रोपोर्शनल अगर बात करूँ, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ना, इसकी मोटाई ये ज़्यादा मोटा हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि A और B अगर कोई संख्या है उसका मीन प्रोपोर्शनल की बात की जाए तो उसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √AB। ठीक, तो बोला है PR का मध्य अनुपाती Q है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि PR का मध्य अनुपाती Q हो तो √P × R बराबर Q हो जाएगा। बोला है P² R और यहाँ पे कह रहा है कि P² R और RQ का मध्य अनुपाती Q² है। अब मैं आपको लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं यह लिख सकता हूँ कि √P² R × R के Q का मध्यानुपाती जो है Q² है। यदि P बराबर 169 तो Q का मान ज्ञात कीजिए। PQR प्राकृतिक संख्या है। देखिए यहाँ से मैं अगर निकालूंगा, इसको सॉल्व करूँगा तो P² और R के पावर 4 से क्या निकलेगा, P × R² बराबर Q²। तो P बराबर 169 है
तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ से अगर इसको मैं सोल्व करूँ यहाँ पे, तो P इंटू आर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, है ना। तो ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दूंगा। तो यहाँ से क्या निकालूंगा, P इंटू आर स्क्वायर बराबर P इंटू आर, क्योंकि आपको यहाँ से निकल गया। तो ये R से R खत्म, P से P खत्म, तो क्या हो जाएगा, R बराबर 1 निकल गया। तो मुझे Q की वैल्यू निकालनी है, P तो अभी किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो P बराबर दे रखा है 169, है ना, इस इक्वेशन में रखता हूँ P बराबर 169 और R बराबर निकला 1, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालूँ मैं यहाँ से नीचे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 169, इसका स्क्वायर रूट अगर लूँगा तो 13 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, ये भी इसका क्या निकालना, माध्यिका निकालना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन करा रखा है इससे पिछले वीडियो में, तो आप कर लेंगे वहाँ से। अगला क्वेश्चन ये भी तो करा रखा है, बट अगर ठीक है भाई, ये भी करा रखा है, लेकिन इसमें यही है कि आपको दो संख्या देखिए, ए और बी, तो ए इंटू बी बराबर होता है SCF और इंटू LCM। आपको करा देता हूँ थोड़ा सा। तो एक पहली संख्या दे रखी है 90, तो बी एक दूसरी संख्या निकालनी है, उसका SCF जो 18 है, LCM 540 है। तो 18 पंचे 90, 5 से काटूंगा तो 5 इकाई 5 और 108 कट जाएगा, है ना। तो दूसरी संख्या 108 हो जाएगी। बोला 2 से बड़ी लेकिन 30 से छोटी सभी अभाज्य संख्या को योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका एक और वो खुद संख्या से करती है, जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, जो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो। अब समझे बात, कि जैसे कि अगर 5 है तो ये 5 से और 1 से, इसके सिवा और किसी संख्या से नहीं करता है, मतलब पूर्णतः विभाजित की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया अभाज्य संख्या हो गई, ठीक। तो इसी प्रकार अगर मैं लिखना चाहूँ 2 से बड़ी और 30 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, तो मैं ऐसे लिख लूँगा, 3 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, और 24 25 नहीं होगा, 26 27 भी नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 हो जाएगा। आप इस सबका योग कर दीजिए। योग कैसे करेंगे, योग करेंगे 5 3 8 8 7 15 15 11 26 26 और 13 39 39 17 46 और 10 56 56 और 9 65 65 और 10 75 75 और 3 78 78 और 20 कितना हो जाएगा, 98 98 और 9 107 107 और 20 127, तो हो जाएगा 127। आपको निकालना था, आप ऐसे निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 33 किलोमीटर की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन P समान दिशा में समांतर ट्रैक पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 452 मीटर लंबी ट्रेन Q को 9.5 मिनट में पूर्णतः पार करती है। ट्रेन P द्वारा विपरीत दिशा में चल रहे 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 482 मीटर लंबी ट्रेन R को पूर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा, सेकेंड में बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 ट्रेन है ना, एक P है, ये P है, और एक और ट्रेन है, कौन सी है ट्रेन, Q, एक Q ट्रेन है जो समांतर दिशा में चल रहा है। एक और ट्रेन है जो R है, वो विपरीत दिशा में चल रहा है। तो आपको इसकी स्पीड दे रखी है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की स्पीड दे रखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और तीसरी की स्पीड दे रखी है कितनी, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तीनों की स्पीड दे रखी है। और जो दूसरी ट्रेन है उसका जो लंबाई है वो 452 मीटर दे रखी है। तीसरी ट्रेन है उसकी लंबाई है 482 मीटर दे रखी है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो P और ट्रेन है वो पूर्णतः R को पार करने में, आपको मैं बता दूँ कि ये P जो ट्रेन है वो पूर्णतः R ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा, है ना, सेकंड में निकालना है। सबसे पहले कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है कि जो दे रखा है उससे निकालना है। मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे P की लंबाई निकालनी है कि P की लंबाई आखिर में है कितनी, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा कि आप जानते हैं कि दोनों अगर समांतर दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाता है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होता है सो हो जाता है। तो अगर P और Q का रिलेटिव डिफरेंस मैं निकालना चाहूँ तो 33 माइनस 24 हो जाएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18, ठीक है। और 9 मिनट में 9.5 मिनट में पूरा तय करता है।
तो 9.5 और इसको सेकंड में चेंज करूँगा तो गुने 60। और कितना इसका, मान लो कि मैंने मान लिया कि जो पी ट्रेन है उसका लंबाई एल है, तो एल तय किया प्लस 452 मीटर जो उसकी लंबाई है क्यू की वो तय की, है ना। इक्वेशन मैंने लिख दिया। इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। 33 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 गुने 5/18 गुने 95/10 गुने 60 बराबर एल प्लस 42 से 42 नहीं 452 भाई। इसको काट दीजिए। 9 दूना 18, 2 से 5 दूना 10, 4 से 15 चौका 60। और वो कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा क्या। 9 दूना 18 काट दिया मैंने। 2 से 5 5 दूना 10 और सॉरी यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना चाहिए। मैंने ये क्या किया, 2 मिनट भाई बस। मैंने क्या किया, इसको अगर 905 को मैं ऐसे सेकंड में चेंज करना चाहूँ तो 9 छक 54 और 54 और 30 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 570 सेकंड, है ना। 570 सेकंड मैंने लिख दिया, ठीक है। आप चेंज करते हैं, इस जगह 9 गुने 5/18 गुने 570 सेकंड, है ना। 954 और 54 30, ठीक है, बराबर एल प्लस 452। यहाँ से काटूंगा तो 9 दूना 18, 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा ये 28 दूना 56 और 285 गुने 5 कितना हो जाएगा 5 25 8 5 40 40 2 42 और कितना हो जाएगा 5 10 10 2 12 10 4 14, सही किया ना। 5 25 8 5 40 40 2 42 के 2 हाथ में 4 और 5 10 14, तो एल प्लस 452 बराबर 1425, है ना। तो यहाँ से अगर एल की वैल्यू निकालूंगा कितना हो जाएगा 400 घट गया तो 225, 225 में से अगर मैं निकाल दूँ कितना, सॉरी हो जाएगा 225 में से अगर 50 गया तो हो जाएगा 948 और 25, 948 और 25 कितना हो जाएगा, अरे यार सही तो 948 48 और कितना हो जाएगा 75 973, तो हो जाएगा 973 मीटर हो गया इसका लंबाई पी का, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया है कि जो पी और आर है दोनों मिल के, मतलब जो आर वाली ट्रेन जो आ रही है विपरीत दिशा में, उसको कितने देर में मतलब कितने सेकंड में पूर्णतः पार करेगा। तो मुझे पता है कि पहले की स्पीड 33 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो आर है उसकी 21 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जो पता है जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चलता है तो उसमें रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। तो 33 + 21 हो जाएगी, और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। और कितना सेकंड लेता है, अगर आप मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बोलता हूँ टी सेकंड लेता है टाइम। कितनी दूरी तय करती है, ये है 482 मीटर जो है वो लंबाई आर की है, 973 मीटर लंबाई जो है वो किसकी है, वो पी की है। तो अगर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 8 7 15, उसके बाद और 9 4 13 1 14 1455। इसको काटूँ, पहले जोड़ लेता हूँ, 3 1 4 और 3 2 5 54 गुने 5/18 इंटू टी बराबर 1455। 18 3 54, 5 से काटो तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 5 9 45 और 5 1 5, 3 से काटो तो 3 9 27 और 7 3 21, है ना। 97 सेकंड, 97 सेकंड आंसर हो जाएगा। इतना मुझे करना पड़ा क्योंकि आपको मुझे समझाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक दुकानदार, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, जिनको लिखना है वो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन आए, आप इससे पहले का क्लास नहीं देखें तो जाकर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक दुकानदार 66 रुपये प्रति केजी और 108 रुपये प्रति केजी कीमत वाले 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उन मिश्रण को 143 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचे तो उसे 43% का लाभ हो। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन तो एक बार फिर से करा देता हूँ। आपको बता दूँ कि यहाँ मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट लगेगा। मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है कि आप जब भी चीज़ों को इक्वेट करते हैं तो जब भी तीनों चीज़ को इक्वेट करेंगे आप, तो उसमें क्या होता है कि तीनों चीज़ें एक कैटेगरी में होना चाहिए। अगर आप सीपी को इक्वेट कर रहे हैं तो सीपी को करेंगे तीनों एसपी कर रहे हैं तो तीनों एसपी होगा, तीनों एमपी कर रहे हैं तो एमपी होगा, प्रॉफिट का प्रॉफिट से, लॉस का लॉस से, डिस्टेंस का डिस्टेंस, इस टाइप का एलिगेशन में लगता है, ठीक है। तो
इसमें क्या है, जानने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जब भी आप लगाएंगे ये एलिगेशन तो आप एक कैटेगरी इक्वल कर देंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दोनों का सीपी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एसपी दे रखा है, तो आप इस एसपी को सीपी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि 143 रुपये प्रति केजी बेचने पे उसको 43% का प्रॉफिट होता है। तो 43% प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सीपी का 143% है ना। तो यहाँ से 143 से 143 खत्म हो गया, तो यहाँ से सीपी कितना निकल गया, सीपी निकल गया यहाँ से 100। अब हम इक्वेट कर देंगे, 66 केजी से बेच रहा है, एक 108 केजी प्रति रुपये बेच रहा है, और इसका जो मिक्सचर है वो 100 रुपये प्रति केजी बिक रहा है। तो इसका अब रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा 8, और ये यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 34। अगर इसको काटना चाहूँ तो 4:17, तो 4:17 के अनुपात में मिलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 4 रुपये में 8 बोर्ड पिन की दर से बोर्ड पिन खरीदता है और उन्हें 9 में 5 बोर्ड पिन की दर से बेचता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको जो अमाउंट है इक्वल कर लेना है, कैसे भी करके अमाउंट इक्वल कर लीजिए, और नहीं तो ये इक्वल कर लीजिए, सॉरी बोर्ड पिन की मात्रा इक्वल कर लीजिए कि एक आप 5 खरीदा 5 बेचा, 10 खरीदा 10 बेचा, है ना। आपको ये इक्वल करनी है, मैंने आप ऐसे इक्वल करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी जैसा ये क्वेश्चन आया, इस टाइप का क्वेश्चन कि 9 रुपये में 5 खरीदा, 10 रुपये में 20 बेच दिया, इस टाइप का, तो आपको क्या करना, जो क्वांटिटी दे रखी है वो सेम क्वांटिटी खरीदिए और सेम क्वांटिटी को बेच दीजिए। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसने बोला कि 8 बोर्ड पिन को ये 4 रुपये में खरीदा, ठीक है, और 5 बोर्ड पिन को 9 रुपये में बेच दिया। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड पिन है और इसका प्राइस है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मैं इक्वल अमाउंट मतलब इक्वल बोर्ड पिन खरीदूँगा, इक्वल बोर्ड पिन बेच दूँगा। कैसे बेचूँगा, यहाँ इसको 5 से गुना कर दूँगा और इसको 8 से गुना कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। तो अगर देखिए थे 8 पंजे 40 खरीदा और 8 पंजे 40 बेच दिया, तो कितना में खरीदा, 40 20 रुपये में खरीदा। 5 से गुना करेंगे तो 5 इधर गुना होगा तो 5 इधर भी गुना होगा, तो 4 पंजे 20 में खरीदा था। अगर 8 से गुना करूँगा तो 8 9 72 में बेच दिया। तो मतलब 20 रुपये का सामान था, अब 72 रुपये में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 52 रुपये की। तो 52 रुपये की प्रॉफिट हो रही है कितने पे, 20 पे। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 1900, इससे ये ख़त्म और इससे ये 26, तो हो जाएगा 260% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, 260% हो जाएगा आंसर। इसमें से कुछ नहीं है, आपको सिर्फ साइन चेंज करना और इसमें इसका वैल्यू पुट करना, ईजी कर लेंगे आप। अगला है कि एक व्यक्ति लाभ अर्जित करने के लिए दूध और पानी मिलाता है, वह 70 रुपये प्रति लीटर मूल्य के दूध में पानी मिलाकर 55 रुपये प्रति लीटर अंतिम मिश्रण तैयार करता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या किया कि यहाँ पे 70 रुपये प्रति लीटर दूध था, मिल्क है ना, और वाटर क्या है, सब का प्राइस दे रखा है कि ये जो प्राइस दे रखा है यहाँ पे 70 रुपये प्रति लीटर दूध का मूल्य दे रखा है, और उसको 55 रुपये प्रति लीटर अंतिम मिश्रण तैयार करता है। मतलब जो उसमें दूध था पहले 70 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन उसमें पानी में मिलाया, जिसके वजह से पानी की मात्रा जब बढ़ गई तो उसका मूल्य जो हो गया 55 रुपये प्रति लीटर हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो मतलब मिश्रण बनाया गया उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है। तो आप प्राइस का इक्वेट कर रहे हैं ना, मैंने पहले बताया कि जब भी मतलब इसमें मिश्रण मतलब जो एलिगेशन का जो क्वेश्चन बनता है, तो आपको क्या करना है, कैटेगरी जब भी एलिगेशन लगाते हैं इस टाइप के आपको, तो कैटेगरी हमेशा इक्वल रखना है। यहाँ पर आपने प्राइस का इक्वेट किया है तो यहाँ पर भी प्राइस इक्वेट ही होगा। जैसे आपने क्या किया, आपने 70 रुपये मिल्क ले लिया और कुछ रुपये या जो भी हो आपने वाटर लिया और उसको 55 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बना दिया, मिश्रण बना दिया। तो आपने पानी मिलाया, तो यहाँ पानी का मूल्य तो दे नहीं रखा कि पानी कितने लेनी है, तो पानी इस केस में 0 ले जाती है कि 0 रुपये पानी, मतलब फ्री का पानी था, कल से या चापाकल से डाला मिला दिया। तो आप ले लें यहाँ पे, तो मैंने ले लिया कि 0 रुपये प्रति लीटर की दर से पानी मिलाया, 70 रुपये प्रति लीटर की दर से यहाँ पे मिल्क मिलाया, 0 रुपये प्रति लीटर की दर से पानी मिलाया, दोनों को मिला के 55 रुपये प्रति लीटर की दर से यहाँ क्या किया, मिश्रण तैयार कर दिया। तो फिर अब आप इसका रेशियो निकाल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 55 और 70 में से 55 में गया कितना हो जाएगा 25 नहीं 15। ठीक है, 5 से काटूंगा तो 11 और 5 से काटूंगा तो 3, तो 11:3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी
15 में से 13 एक समान वस्तु खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.6 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इससे सेम क्वेश्चन इससे पहले मैंने कराया था यहाँ पे, कहाँ गया ये क्वेश्चन जो कराया था ना, ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे। बोल रहा है कि 13 एक समान वस्तु खरीदा और उसको 15 रुपये में खरीदा, ये वस्तु है और उसका ये प्राइस है रुपये में, ठीक है। तो और बोल रहा है कि उसमें से प्रत्येक को वो 1.6 में बेचा, तो ये CP दे रखा है 13 का 15, 13 वस्तु का कीमत 15 रुपये दे रखा है। अगर मैं SP की बात करूँ तो 13 गुने 1.6 और गुना करूँगा तो 13 6 78 के 8 हाथ में 7, 13 का 13 और 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, तो 20.8 हो गया इसका SP। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट होगा कितना, अगर प्रॉफिट की मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं अलग कलर चेंज करता हूँ, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ कितना हो जाएगा 5.8 प्रॉफिट हो गया, कितने पे 15 पे। तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना चाहूँ मैं तो 5.8 गुने 100/15, इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ कितना हो जाएगा 580/15, 5 से अगर करूँ 3 और हो जाएगा 5 जगह 5 16 85 116, 3 से करूँगा तो 3 3 9 2 और 6, तो 3 9 27, 39 के आसपास होगा, है ना 3 9, लेकिन 39 से कम ही होगा क्योंकि अगर यहाँ 7 रहता तो सीधे 39 हो जाएगा, तो 39 से थोड़ा सा नीचे, तो 6 7 आंसर भी देखना है आपको। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं। एक क्वेश्चन है कि A और B किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। यदि अकेले A इसे 4 दिन में कर सकता है और अकेले B उसी काम का 70 गुना कितने दिन में कर सकता है। देखिए इजी क्वेश्चन है कि A और B है 2 व्यक्ति उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं और A अकेले इसे 4 दिन में काम कर सकता है। टोटल काम अगर मैं मानूँ कि A अकेले 4 दिन में कर सकता है और A और B मिलकर 2 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम हो जाएगा 4। तो अगर एफिशिएंसी की बात होगी तो A और B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4/2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी एफिशिएंसी, और A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4/4 1। तो यहाँ से क्या निकला कि अगर A और B दोनों की एफिशिएंसी 2 है और A की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ से B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, B की एफिशिएंसी भी 1 हो जाएगी कि A और B का 2 है उसमें A का 1 है तो B का भी 1 हो जाएगा। तो B अकेले, तो अगर टोटल काम अगर 4 है, टोटल वर्क अगर 4 दे रखा है यहाँ पे, ये टोटल वर्क 4 है, तो B अकेले उसको काम कितने दिन में 4/1, तो जगह टोटल वर्क इंटू एफिशिएंसी, टोटली वर्क बट्टे एफिशिएंसी, तो 4 दिन लगेगा, 4 डेज टोटल काम करने में। बट उसमें ये कह रहा है कि काम का 70 गुना कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम एक काम जो होता है टोटल काम उसको 4 दिन में पूरा करता है, तो 70 गुना काम, तो 70 गुना 4 बराबर 280, ठीक है। तो ये 280 आंसर हो जाएगा इसका। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ब्लड रिलेशन का पूरा एक वीडियो डाल रखा है इस चैनल पे, अगर आप नए हैं तो आप जाकर देखेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। छोटा सा चैनल है बट कंटेंट से भरा हुआ है, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ये आप मिस करें अपॉर्चुनिटी को। हर जगह बकैती झाड़ी जा रही है, मतलब अच्छे कंटेंट की कदर अभी भी नहीं है यूट्यूब पे, तो भाई आप जाकर देख लेना अगर जिनको लगता है कि इनका खराब है। चलो ये करा देता हूँ। बोल रहा है कि FG की बहन है। अब जैसे देखो इसमें क्या है, जो प्लस होगा मैं जो मेल होगा उसको प्लस लिखूंगा, जो फीमेल होगा उसको माइनस लिखूंगा। एक एरो दे रहा हूँ उसका मतलब भाई बहन है, डबल एरो दे रहा हूँ उसका मतलब पति पत्नी, ठीक है। इतना कॉमन सेंस लगाना आपको, जो मैं लिखूंगा। बोला FG की बहन है, F जो है वो बहन है किसकी, G की। बोला GS का भाई, G जो भाई है किसका, S का। T V का पिता है, V की एक लाइन नहीं पता मुझे। V S का पुत्र है, तो V जो है S का पुत्र है, ठीक है। और बोला T V का पिता है, T जो है वो V का पिता है, मतलब यहाँ पे होगा T जो होगा वो पिता है V का, तो S क्या हो जाएगा, S होगा माता। F T का क्या संबंध, तो F से आपको T से संबंध पूछा है कि F का T से क्या संबंध होता, तो हो जाएगा पत्नी। T की S से, T का मतलब F का T से क्या संबंध, तो T की जो है वो पत्नी है S, है ना। T की जो पत्नी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, T की जो पत्नी है वो S है और S की बहन है F, तो पत्नी की बहन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या समूह 5 3 8 9 4 6 3 4 3 6 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल
संख्या की तुलना में कितने। भाई आपको कुछ नहीं करना है इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और आपको देखना है कि कौन सी संख्या चेंज हुई कि नहीं हुई। आपको चलो दिखाई देता हूँ, ये क्वेश्चन मुझे लगता है पीछे नहीं कराया। 5 3 8 9 4 3 6। आपको क्या करना है, वो बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे बाएं में सबसे छोटा अक्षर, सबसे दाएं में सबसे बड़ा अक्षर। ठीक है, सबसे छोटा अक्षर कौन सा, 3 है। 3 है, 2 बार 3 है, 1 2। उसके बाद क्या है, 4 है। उसके बाद 5 है। उसके बाद कितना, 6 है। उसके बाद 8 है। उसके बाद 9 है। तो कौन सा रिपीट कर रहा है, रिपीट सिर्फ एक संख्या ये कर रही है, तो सिर्फ एक रिपीट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सभी जोक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी है तो आपको सभी सब्जी जो है वो क्या है, जोक है, जोक। सभी फल जोक है, सभी फल जो है वो भी जोक है। बोला कुछ सब्जी फल है, सब्जी और फल में कोई रिलेशन नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। कुछ जोक फल है, कुछ जोक जो फल है, तो जो जोक है वो फल भी है ना। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको देखिए। क्वेश्चन ये कि सभी सब्जी जो है वो जोक है, सब्जी जो है वो जोक के अंदर आ रहा है। ठीक है, सभी फल जो जोक है वो भी फल भी है, जोक के अंदर आ रहा है। लेकिन इसमें बोला है कुछ सब्जी जो फल है, कुछ सब्जी जो फल है, तो सब्जी और फल में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, सब्जी और फल में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो वो पहला गलत हो जाएगा, रिलेशन बनना चाहिए। कुछ बोला है कुछ जोक जो फल है, कुछ जोक, तो जोक ये सारा है और इसी जोक में ही फल भी आ रहा है, तो कुछ जोक का जो पार्ट है वो फल भी है ना। मैंने जैसे लिखा ये पूरा जो है वो जोक है, तो जोक के अंदर ही फल आ रहा है ना, तो कुछ जोक को फल तो होगा ही होगा। मतलब सेकंड सही है, पहला गलत है तो सेकंड सही। तो पहला गलत और सेकंड सही, पहला गलत और सेकंड सही, है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी में सर्वांतर जिसको डी डिनोट किया जाता है, सर्वांतर 7 है, -7 है और पहला पद 31 है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है उसमें होता है टी एन बराबर, और एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो, इस सम के लिए है ना। और ये कौन सा पद निकालना है उसके लिए, ये है कौन सा पद निकालना है उसके लिए, दूसरा एस एन जो है वो सम के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछा है 10वां पद, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना दे रखा है, पहला पद 31 और n कितना है, n है 10वां पद, तो 10 माइनस 1 तो 9 और इंटू डी कितना है -7, तो -7 हो जाएगा। तो 931 प्लस 963 तो -63, तो -63 -31 तो हो जाएगा -32। ठीक है, बोला सईद एक पेन के अंकित मूल्य पर 30% और 10% की 2 क्रमांक छूट देता है जो कि 592 की एकल छूट के बराबर है। ठीक है, बोल रहा है कि यदि पेन का क्रय मूल्य 900 रुपये है तो सईद उस पेन पर कितना लाभ मिलेगा। देखिए क्या बोला भाई मैं क्वेश्चन ही भूल गया। बोला सईद एक पेन की अंकित मूल्य पर 30% और 10% की 2 क्रमांक छूट देता है जो 592 की एकल छूट के बराबर है। यदि पेन के क्रय मूल्य जो 900 है तो उसका कितना लाभ मिलेगा। देखिए आपको दे रखा है कि 30% और 10% का 2 छूट दिया गया। आप अगर निकालना आता है ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो कि 100 CP है, सॉरी MP जो है वो 100% है, MP है ना। या मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ सीधे MP। तो MP का है वो क्या किया गया, वो 30% और 10% की 2 क्रमांक छूट दी गई। तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं कि 30% और 10% की जो क्रमांक छूट होती है उसको 30 + 10 माइनस 30 इंटू 10/100। आपको पता होगा कि अगर निकालते हैं कैसे निकालते हैं, जो अगर 2 क्रमांक छूट देनी है, ये 2 सक्सेसिव इंक्रीजमेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है a + b ± ab/100, है ना। ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, 30 + 10 और माइनस 30 इंटू 10/100। तो इसको अगर लिखूँगा कैसे लिखूँगा, तो अगर नेट निकालो इसका तो 30 10 40, 40 में से 3 गए तो 37, तो 37% की छूट हुआ। ठीक है, तो MP का जो 37% है, सॉरी 37% है, उसका वैल्यू जो है वो दे रखा है 592। इसको काटूँ तो कितना मतलब कटेगा, 37 से कहें एकम 37
और कितना कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा 2 2 37 गुणे 6 16% है ना, सॉरी 16। अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 16 मरतबे पूरा कटेगा, 37 से 16 मरतबे 592। तो यहाँ से MP कितना निकल के आया, MP निकल के आया 1600। ठीक, MP 1600 निकल के आया और 1600 MP निकल के आया और उसका CP कितना है 900 है ना। ये पेन का क्रय मूल्य दे रखा है ना यहाँ पे नीचे, ये जो दे रखा है पेन का क्रय मूल्य देखा 900। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट हो जाएगा कि आपने क्या किया कि 592 का छूट दिया है ना। तो 592 का MP अगर 1600 रुपये है, यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पे है ना, ठीक है, यहाँ पे MP है 1600 रुपये, उसमें से डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट दे रखा है 592, कितना हो जाएगा 1100, 6 से घटा देंगे तो 1008 से 10,000, सॉरी 1008 10,008 लिख रहा हूँ। तो 1000 हो गया, क्या हो गया SP है ना, ये SP हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है मुझे, प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा, CP 900, हाँ कितना एक्स्ट्रा हो रहा है तो 1008। तो 1008 में से अगर CP निकाल दूँ, घटा दूँ, तो 1008 माइनस 900 तो हो जाएगा कितना 108। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 00 से 00 खत्म, 12 नवा 108, तो हो जाएगा 12%। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ग चिन्ह दे रखा है, ये तो करा ही रखा भाई। चलिए कोई नहीं है, मैं एक बार फिर से इसको करा देता हूँ, आप बोलेंगे कि कितनी बार करा रखा। वर्ग चिन्ह XI दे रखा है, वो वर्ग चिन्ह दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। XI बराबर 27 का संगत वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए जहाँ प्रथम सतत वर्ग अंतराल की निचली सीमा जो वो 7 है, 27। देखिए आपको क्या दे रखा है, एक आपको मिडिल टर्म दे रखा है और आपको ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जैसे कि आप देख रहे हैं 20 से कोई वर्ग अंतराल दे रखा है यहाँ पे, वर्ग चिन्ह जी मैं बोलता हूँ वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ वर्ग अंतराल। यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन में देखते होइएगा कहीं पर लिखा है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 है ना, 35 से 40 ऐसे दे रखा होता है। तो उस समय क्या करते हैं, हम बीच के टर्म को पिक करते हैं है ना, बीच के टर्म को पिक करते हैं। तो इसका अगर मैं बात करूं कि इसका अगर XI में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 20 + 25/2 है ना, तो हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ इसका तो हो जाएगा 27.5। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। तो उसी प्रकार इसका मुझे लिखना है, ये जो टर्म दे रखा है यहाँ पे, तो इसका मुझे इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, और किसका लिखना है 27 का मेनली लिखना है मुझे। तो उसको जल्दी लिखते हैं, सब लिख देंगे भाई, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मुझे जो फर्स्ट और लास्ट का ऐड, मतलब मान लीजिए कि अगर फर्स्ट A है और मतलब निम्न सीमा जो A है और उच्च सीमा B है, तो XI जो होता है वो होता है A + B/2 बराबर XI है ना, XI यहाँ पे। तो यहाँ पर XI 11 दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि इसको निम्न सीमा जो है A और उच्च सीमा जो है B, उसका योग जो होगा 11 का डबल होगा। तो और मुझे ये दे रखा है यहाँ प्रथम सतत वर्ग अंतराल की निचली सीमा दे रखी है कितनी, 7 दे रखी है, 7 दे रखी है। तो मैं इसको सजा देता हूँ, चलो यहाँ पर 7 दे रखी है, कितने अधिक है 11 + 4, तो इधर भी +4 होगा तो 11 15। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 7 14 और 14 और हो जाएगा कितना 15 7 14 8 22 15, ये हो जाएगा 22। फिर यहाँ से करेंगे, सॉरी 11 4 15, अगर ये हो जाएगा 4, सही तो कटा भाई। 7 से प्रथम सतत वर्ग अंतराल की निचली सीमा 7 दे रखी है, तो निचली सीमा 7 है, तो अगली सीमा 7 4 11, 11 4 15, -19 में से 19 में 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 14 और 22 हो जाएगा 23,
ऐसे ही जैसे पहले किया ना, कि यहाँ पर दे रखा है पर निचली सीमा 7 दे रखी है। लेकिन अगर ऐसे करते हैं भाई, कर सकते हैं, चलो चलो ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत दिन बाद कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत ना हो जाए। लेकिन ये जो लिखा है ये सेम है ना। अगर इसको 7 लिखता हूँ, यहाँ पर क्योंकि दे रखा है ना, या प्रथम वर्ग की निचली सीमा जो है 7 दे रखी है, तो इसमें क्या हुआ, +4 हुआ है इस पर। इसको इरेज कर दो। अगर यहाँ +7 लिखता हूँ तो इसको +4 किया गया यहाँ पे, तो अगला उस सीमा जो होगा वही +4 होगा, क्योंकि ये मिडिल टर्म होता है। ये 15 हो गया। इसी प्रकार अगर इधर +4 होगा तो 14, 15 और +4 है ना 19, तो और 19 और +4 23 हो जाएगा। फिर यहाँ से 23 और +4 27, 27 +4 31। तो इस टर्म का मुझे पूछा गया था, 27 वाला टर्म का, तो 27 क्या हो जाएगा, 23 और 31। समझ गया आप चीज़ों को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई, ये लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा, इसमें 35 मिनट का हो गया लेक्चर। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, और इससे आगे का जो क्वेश्चन है आगे का वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप यहाँ तक वीडियो को देखें, बट आपसे बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है भाई, सुन लो तो जाना है ना, कि जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो आपको ये उसमें थोड़ा सा कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, मैं जब बना रहा हूँ, तो आपके लिए कितनी फ्रूटफुल है, और आप जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या उसमें कुछ भी वैल्यू ऐड कर पा रही है कि नहीं, है ना। अगर नहीं कर पा रही है तो कहाँ मैं आपकी पढ़ाई में वैल्यू ऐड कर पाता हूँ, मतलब कर पाऊँगा, या आपको कोई टॉपिक लगता है जो मतलब आपका वीक है और आपकी उसमें मैं कुछ भी थोड़ा हेल्प कर पाऊँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।